बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमज़ोर हुकूमत के, इम्पोर्टेड हुकूमत के मजबूत ताकतवर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया? कहीं ज़मीर की बात हो रही है, कहीं असूल की बात हो रही है। अगर इन लोगों में ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती तो इम्पोर्टेड हुकूमत ना इक़्तिदार में आती और ना ही इस तरह के लोग वज़ीर बनते। वजह कोई और हुई होगी जिस वजह से आज़म नज़ीर तारड़ जैसे लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और उनके साथ औशतर व साफ वो भी वही काम करते हैं जो आज़म नज़ीर तारड़ कर रहे हैं, और जिस बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो आराम से अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए बैठे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो किसी बड़ी मार को देखकर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया होगा, किसी बड़े ओहदे को देखकर मियां नवाज शरीफ से मंजूरी हासिल की होगी। लेकिन सरेदस्त जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अपने ज़मीर के बरक्स वहाँ पे इनको वोट देना पड़ा, और उनको बाद में पता चला कि ये तो मेरे ज़मीर के मुताबिक नहीं था। जब इनको ये ख्याल आया, जब इनको ये एहसास हुआ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे हम आपके सामने आसन भून साहब की गुफ्तगू रखते हैं जिसमें उन्होंने तस्दीक की है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो हमेशा असूल पे खड़े हैं। उन्होंने कानून की बात की है, आइन की पासदारी की बात की है, आइन की बालादस्ती की बात की है। सबसे पहले तो मैंने आपको अर्ज करूं कि मैंने बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनसे गुजारिश की कि मौजूदा जुडिशल कमीशन जो आज हुआ, इस हवाले से आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखें और सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक आप वोट करें। जिस पे उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, ये मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ और ये हुकूमत के मैंडेट के मुताबिक आई हैव टू गो, और अकॉर्डिंगली मैं जो हुकूमत का मैंडेट है उस पे वोट दूंगा, और इस स्टेज पे मैं अपनी हुकूमत को किसी हवाले से बिट्रे नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो वजह ये है कि उन्होंने हुकूमत के कहने पे सीनियरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ वोट दिया, और वो समझते हैं कि मैं बार का नुमाइंदा होते हुए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जी, ये आसन भून साहब की तरफ से वजाहत आ गई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। थोड़ा ही अरसा हुआ है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था। उस इजलास में उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जिन लोगों के नाम दिए थे जज बनने के लिए हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से जो वज़ीर कानून हैं अब मुस्तफ़ी हो चुके हैं, और उसके साथ साथ औशतर व साफ जो अटॉर्नी जनरल हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस साहब के दिए गए नामों के ख़िलाफ़ वोट दिया था, और वोट देने के बाद वो इजलास ख़त्म हो गया था। काजी फ़ाइज़ साहब भी दूसरी तरफ खड़े हुए थे, तारक मसूद साहब वो भी दूसरी तरफ खड़े हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, दो हुकूमती नुमाइंदों ने, एक तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, दूसरे अटॉर्नी जनरल औशतर वसाफ साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की तरफ से जो नाम दिए थे, जिनको कुछ अर्सा पहले इनकी तरफ से मुस्तरद किया गया था, उन नामों पर मोहर तस्दीक सबत कर दी, और उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। उनमें से एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, इनकी तैनाती पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद वहीद, जिनका सीनियरिटी में चौथा नंबर है, उनकी मुखालफत की गई थी, लेकिन अब उनकी तायद की गई है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर, उनका भी नाम पहले मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन अब उनकी भी तैनाती हो गई है, वो भी छठे नंबर पर आते हैं। सीनियरिटी के असूल की जो लोग बात करते थे वो औशतर वो साहब भी थे, और वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, काजी फ़ाइज़ साहब थे, तारक मसूद साहब थे, इसके अलावा भी कुछ लोग होंगे। लेकिन अब जबकि इनको कोई ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने चीफ जस्टिस का साथ दिया। किस हवाले से साथ दिया, नाज़रीन थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1-2 माह पीछे चले जाएं, जुलाई में आप आ जाएं, जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की तरफ से फ़ैसला आने वाला था। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए थे। इसी केस के दौरान ये भी कहा जा रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि सौदेबाजी कर ले,
जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिन जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं, हुकूमत उनकी हमायत कर दे तो इस पर जस्टिस साहब इनको रिलीफ दे देंगे, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखेंगे। लेकिन उस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से किसी भी किस्म की सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ एक डील के तहत हुआ है। कौन सी डील है? कहा यह जा रहा है कि नैब तरमीम के खात्मे के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में केस ले जा चुके हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, लेकिन कल समाअत हुई, बिल्कुल उसी रोज़ समाअत हुई जैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था। लेकिन इस समाअत को कितने दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया? इस समाअत को 8 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। ये हुकूमत के साथ साथ मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश हो सकती थी। 8 नवंबर को क्या फैसला हो सकता है? तरामीम ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त तक क्या होगा? नाज़रीन, उस वक्त तक जो भी नैब कोर्ट्स में इन लोगों के मुकदमात पड़े हुए हैं, बहुत से केसेस वापस हो गए हैं, जो चंद एक रह गए हैं वो भी वापस हो जाएंगे। उसके बाद आईनी तरामीम का खात्मा होता है या नहीं होता, इस हुकूमत को, इन लोगों को उससे फिर कोई सरोकार नहीं होगा। हमारी अदलिया उन तरामीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर अपना शिमला भी बुलंद रखेंगी और फिर अपने जज भी तैनात कर लिए गए हैं। इस हवाले से कोई डील हो सकती है तो फिर ये डील हुई होगी। नाज़रीन, आप भी थोड़ा सा गौर कीजिए। उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सौदेबाजी कर लेते और उस सौदेबाजी के तहत या उस डील के तहत हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला कायम रहने दिया जाता, बरकरार रहने दिया जाता। वो सूरत हाल को आप देख लें और आज की सूरत हाल को देख लें। आज अगर किसी किस्म की डील हुई है तो उसमें नैब तरामीम के हवाले से हुई है। नैब तरामीम को बरकरार रखने की कोई बात नहीं हुई, बल्कि ये हुआ है कि इस केस को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए ताकि हुकूमत जितना भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहती है कर ले। यहाँ पे नाज़रीन आप फैसला कीजिए। उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से उस वक्त डील का ना किया जाना वो बेहतर था, या अब जो उन्होंने डील कर ली है ये बहुत ज़्यादा ज़रर-ए-इंसान है। इस हवाले से आप खुद फैसला कर सकते हैं। अपने इस्तीफ़े की वजह बयान करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से और तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह के नारे लगाए गए थे, मुझे उस पर बेहद अफसोस है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उन नारों पर अफसोस कर रहे हैं जो मंजूर पश्तीन की तकरीर के दौरान पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए थे। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वहाँ पे मौजूद लोग खामोशी के साथ ये नारे सुनते रहे। किसी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अगर एक भी शख्स वहाँ पे खड़ा होकर इन नारों की मुखालफत कर देता, नारेबाजों को चैलेंज कर देता, तो यकीनी तौर पर उसके बाद ये नारेबाजी बंद हो जाती और ये लोग अपने बिलों में घुस जाते और झाग की तरह बैठ जाते। अब आ जाएं आसन भून साहब की तरफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार के सरबराह हैं। लेकिन नाजरीन, थोड़ी सी बात हम आसन भून साहब के हवाले से ये भी कर लें कि जब अब्दुल हमीद डोगर साहब मुशर्रफ के दौर में PCO के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, उन्होंने आसन भून साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया था, और आसन भून साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के PCO के तहत हलफ उठाया था। अब ये जमहूरियत के और आज़ाद अदलिया के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं। अब ज़रा इनकी तरफ से वो भी सुनिए जो इन्होंने मंजूर पश्तीन की तकरीर के दौरान नारेबाजी पर रद्द अमल दिया है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का इनका मौक़िफ़ सुनकर यकीनी तौर पर सर थोड़ा सा खम ज़रूर हो जाएगा। सुनिए आसन भून साहब क्या कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनका ये मौक़िफ़ के आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखें, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पे नोबडी नोज के कौन बंदा क्या बोलेगा। उस हवाले से ना मैं ना आप, हम सब पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की सालमियत पे बिलीव करते हैं। हम कभी ये सोच नहीं सकते कि मुल्क खुदादाद के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश हो या मुल्क खुदादाद के खिलाफ कोई किसी किस्म की बात हो। लेकिन अगर किसी बंदे ने वहां बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है जिसमें हकूक के आजादी राय के मुताबिक हर बंदे को अपनी आवाज उठाने की इजाजत है। और उस हवाले से ये कहना
کہ آپ اس کو ڈسون کریں یا وہاں کے کسی بندے کے کہے کہ آپ ذمہ دار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ریاستی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انسانوں پہ کے سروں پہ آپ ٹوپیاں پہنا کے انسانوں کی زبانوں پہ آپ جی آپ انسانوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے, ان کو تالے نہیں لگا سکتے. یہ حسن بھون صاحب کہہ رہے ہیں. ایک طرف وہ اعظم نذیر تارڑ کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, دوسری طرف ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے آخر کار کیوں کہہ دیا, کہ وہاں پہ نعرے کیوں لگے ہیں, اور اس کو حسن بھون صاحب آزادی اظہار کے زمرے میں لے رہے ہیں. یہی کانفرنس تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یاریاں ماری گئیں, بونگیاں ماری گئیں. ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آسمہ جہانگیر صاحبہ زندہ ہوتی, میں وزیر خارجہ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جن جوتوں کو چھو کر آج وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا, آسمہ جہانگیر صاحبہ وہاں پہ آتی اور مجھے کہتی کہ آپ ڈینجرس ڈفرز کی حمایت سے تو یہاں پہ وزیر خارجہ نہیں بنے. تو میں ان کو کہہ دیتا کہ میں ڈینجرس ڈفرز کی وجہ سے یا ان کی حمایت سے وزیر خارجہ نہیں بنا ہوں. یہ ڈینجرس ڈفرز آسمہ جہانگیر صاحبہ کن کو کہتی تھیں؟ پاک فوج کے جرنیلوں کو کہتی تھیں, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتی تھیں. اور کہاں پہ کہتی تھیں؟ انڈیا میں جا کر کہتی تھیں, پاکستان میں بھی کہتی تھیں. بے خوف ہو کر پاکستان کے جرنیلوں کے حوالے سے یہ بات کرتی تھیں. اور بلاول بھٹو زرداری کی اس طرف سے بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر وہ کہتی کہ میں ڈینجرس ڈفرز کے کہنے پر ان کی حمایت سے تو وزیر خارجہ نہیں بنا ہوں, یقینی طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتوں میں بیٹھ کر پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں, اور اب وہ پاک فوج پر تنقید بھی کر رہے ہیں. عمران ریاض خان کی طرف سے یہ درست کہا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو گلے پڑیں گے, یہ آپ کو دن کو تارے دکھانے کی کوشش کریں گے, اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایسا ہی کر دیا گیا ہے. اور اسی کانفرنس کے دوران قاضی فائز صاحب کے دل میں میاں نواز شریف کی شدت کے ساتھ محبت جاگی ہے. انہوں نے پاکستان کے وزرائے اعظم کے حوالے سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کر خواجہ ناظم الدین, ذوالفقار علی بھٹو, میاں نواز شریف, بے نظیر بھٹو, ان وزرائے اعظم کے نام لیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا, کیا کیا زیادتیاں ہوئیں. ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا. یہ سارا ایک بہانہ تھا, میاں نواز شریف کو آگے لانا تھا. اس کے لیے قاضی فائز صاحب نے ایک مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 900 پیراگراف بنائے گئے ہیں. مجھے بتایا جائے, مجھے یاد نہیں آتا کہ کسی فیصلے میں, کرمینل ڈیسیجن میں اتنے زیادہ پیراگراف بنائے گئے ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہا گیا. قاضی فائز صاحب پوری قوم کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ حدیبیہ پیپر مل میں جس طریقے سے آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کی کوریج نہیں ہو سکتی, اس کی میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی, اس پر میڈیا میں, اس پر ٹی وی شوز میں بات نہیں ہو سکتی. کیا دنیا میں کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن قاضی فائز صاحب نے ایک مثال قائم کر دی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کتنی بار ایسا ہو. اور پھر جسٹس ارشاد حسن خان کے حوالے سے بھی انہوں نے انتہائی زیادہ نیگیٹو ریمارکس دیے. کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف نے تو آئین کا اختیار مانگا ہی نہیں تھا, لیکن جسٹس ارشاد حسن خان اور ان کی سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو یہ اختیار بھی دے دیا. جسٹس ارشاد حسن خان اپنی پوری کتاب اس پر لکھ چکے ہیں, اور ان کے مخالفین نے ان کی کتاب پڑھ کر اور ان کے استدلال سے متفق ہو کر اپنا مائنڈ تبدیل کر لیا تھا. لیکن قاضی فائز صاحب کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ان کا نہ انٹرویو سنا گیا ہو, نہ ان کی کتاب پڑھی گئی ہو, لیکن جس طریقے سے جسٹس ارشاد حسن خان کے مخالفین کی سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے, اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز کی سوئی بھی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے جو بات کی, میاں نواز شریف کو جو نااہل قرار دیا گیا, وہ ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا. یہ نااہل کس نے قرار دیا تھا؟ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے, اور اس سے پہلے پھر JIT بنی تھی, اور اس کے بعد بھی کئی فیصلے میاں نواز شریف کے حق میں نہیں آئے. تو کیا ان میں سے ایک بھی ایسا بااصول شخص نہیں تھا, کیا ان میں ایک بھی میرٹ پر بات کرنے والا شخص نہیں تھا جس نے اس سارے معاملے کی مخالفت کی ہو؟ یہ فیصلہ قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ
दुरुस्त था, मेरिट पर था। मियां नवाज शरीफ की नाअहली बनती थी। काजी फैसल साहब तनख्वाह को लेकर बैठ गए कि आप अपने बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। यही मरीम नवाज कहती हैं, यही नवाज शरीफ कहते हैं, यही मुस्लिम लीग नून के हामी कहते हैं। बेटे से तनख्वाह ना लेने की पादाश में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 जजों की तरफ से, जिनको पूरी कौम सलाम करती है, जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था, उसमें यह कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना कामा छुपाया है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हुए आखिरकार किसी दूसरे मुल्क का कामा ले ही कैसे सकते हैं। इस बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था। फाजिल जज काजी फैसल साहब एक पब्लिक प्लेटफार्म पर किस तरीके से अपने साथी जजों की किरदार कुशी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने किसी पर तनकीद करनी है, जर्नैल पर तनकीद करनी है, जज पर तनकीद करनी है, तो अदारों पर आप तनकीद ना करें, उस जज पर तनकीद करें, उसका नाम लेकर तनकीद करें। लेकिन यही जस्टिस काजी फैसल साहब, जब इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा की बात की गई, इनका नाम लेकर तनकीद की गई, इन्होंने किस तरीके से तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ बात की थी, किस तरीके से उनकी काजी फैसल साहब की तरफ से किरदार कुशी की गई थी। आज काजी फैसल साहब मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में अपने साथी जजों पर हमले करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।